नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर अमित कंसल इग्नू के अध्ययन केंद्र 2281 निर्माण कैंपस सुना में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोविड के इस काल में हम सब लोग अपने जीवन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हर संभव यत्न द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित रहे। और इसके लिए जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कोविड-19 से बचने के लिए, उनका भी हम पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो मेरा आप सबसे फिर आज निवेदन है, हर रोज़ की तरह, कि मास्क अप कर रखिए, उसे लटकाइए मत। वो फैशन की वस्तु नहीं है, वो छोटा सा एक यंत्र है, हम बोल सकते हैं, जो हमारे जीवन का रक्षक है, जो हमारे जीवन की शील्ड है। और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को हम बनाकर रखें अपने जीवन में तो बहुत अच्छा है। अननेसेसरी हम लोग बाहर मत जाएं, यह उससे भी अच्छा है। तो दोस्तों, जो आज मैं EPS 9 का जो मेरा पाठ्यक्रम है, उसकी अगली श्रृंखला में, अगली श्रेणी में जो EPS 9 है, जिसका कोर्स टाइटल है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति या सरकार, तो उसकी इकाई है 27, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो जो मानव का इतिहास है वो क्या है, वो अधिकारों के लिए संघर्ष की कहानी बताता है, चाहे वो किसी भी युग में है। अगर हम बात करें महाभारत के युद्ध की, तो वो क्या है, अधिकारों के लिए लड़ाई है, संघर्ष है क्या। तो चाहे जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास में, वो अधिकारों के लिए हुए हैं। अधिकारों के संघर्ष की गाथा जो है हमारा इतिहास कहता है। अगर हमने ब्रिटिश गुलामी के अगेंस्ट जो हमने संघर्ष किया, वो भी क्या था, अधिकारों के लिए संघर्ष था, कि हमें हमारी मातृभूमि को स्वतंत्रता चाहिए, भारत माता की मुक्ति चाहिए, उस अधिकार के लिए हम लड़े। तो कहने का अर्थ यह है कि मानव जीवन में जो अधिकार है वो मानव जीवन का अटूट अंग है, मानव जीवन से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो आज हम मानव अधिकारों की बात करते हैं। पहले हम इस चीज़ को समझ लें, लोकतांत्रिक अधिकारों और मानव अधिकारों का में अंतर है। वो जो आगे का चरण है उसमें हम इस विषय पर उस अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यह जान लें कि जो आज का लोकतंत्रीय युग है, तो उस युग में अधिकारों के लिए, अधिकारों का जो महत्व है और उसे कोई नहीं भूला। अगर हम देखिए लोकतंत्र में सरकार का गठन कैसे होता है, तो सर्वप्रथम लोकतंत्र में हमें क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, बालक जो वयस्क अधिकार है, बालक मत अधिकार है, वो भी एक अधिकार है। तो जो लोकतंत्रीय युग हैं, जो आज की 20वीं शताब्दी में मानव अधिकारों की शताब्दी कहा जाता है, 20वीं शताब्दी को, तो जो उदारवादी लोकतंत्र है उसका तो आधार ही मानवाधिकार है, अधिकार है। तो दूसरी विश्व युद्ध के पश्चात, जैसा कि नाजियों ने मानवता पर जिस प्रकार का अत्याचार किया, फासिस्टों ने अत्याचार किया, और तब से जब उस समय से लेकर एक अधिकारों के लिए एक आंदोलन, विश्वव्यापी आंदोलन शुरू हुआ, है ना। तो जो अधिकार हैं, पहले हम उनका अर्थ समझ लें। जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जहाँ हम साधारण अधिकारों की बात करें, वो अधिकार होते क्या हैं। मैं उसको 3 भागों में अधिकारों को समझाने की बात करूँगा। देखो, कोई भी दावा जो क्लेम एक मनुष्य करता है कि देखो, कहता है कि यह भूमि मेरी है, तो भूमि के किसी टुकड़े के स्वामित्व संबंधी जो मनुष्य ने क्लेम किया, दावा क्या किया, वो क्या है, अधिकार है।
किसी मनुष्य ने ये दावा किया कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे बोलने का अधिकार है। देखो, अधिकार शब्द अपने आप आ गया, तो दावे के साथ ही जो है अधिकार का उदय हो जाता है, मनुष्य के दावे के साथ। परंतु क्या हम प्रत्येक दावे को अधिकार कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, यह मेरा अधिकार है, ठीक है। परंतु क्या वह व्यक्ति किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर सकता है? हमें बोलने चलने का अधिकार है, परंतु क्या हम किसी को गाली गलौज करने का अधिकार रखते हैं? नहीं। तो कहने का अर्थ है कि जो दावा उचित होता है वही अधिकार का रूप ले सकता है। पहली बात इस चीज को समझिए कि मनुष्य द्वारा अनेक दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों का उचित होना जरूरी है, उस क्लेम का उचित होना जरूरी है, और उस क्लेम को समाज द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए, समाज द्वारा प्रवानगी मिलनी होनी चाहिए, प्रवानगी दी जानी चाहिए, यह भी जरूरी है। एक व्यक्ति दावा करता है, सपोज कीजिए कि जो एक माता पिता हैं वो दावा करते हैं कि मेरे बच्चों से जब मैं बुढ़ापे की अवस्था में हूँ तो हमें सेवा करवाने का अधिकार है, यह दावा करते हैं। तो यह दावा उचित है और समाज इस दावे को क्या करता है? प्रवान करता है, स्वीकृति देता है। परंतु मानव द्वारा प्रत्येक उचित दावा समाज द्वारा स्वीकृत हो सकता है, लेकिन वह अधिकार में परिवर्तित तभी होता है जब राज्य द्वारा उसे लागू किया जाता है, उसे संरक्षण दिया जाता है कानूनी आधारों पर, ठीक है। तो ही वह उचित दावा जो समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता है, स्वीकृति प्राप्त करता है और राज्य उसे संरक्षण प्रदान करता है, तो अधिकार बन जाता है। कहने का अर्थ है कि जो दावा हो उचित हो, उसे समाज प्रदान करता हो, स्वीकृति देता हो, और तीसरी बात उसे राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता हो, कानूनी आधार पर उसे वैधता दी जाती हो। अगर उस अधिकार का उल्लंघन होता है तो राज्य उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को क्या देता है? दंड देता है, और जो व्यक्ति का अधिकार है उसकी सुरक्षा करता है। जैसे हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकार है वह जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ की हम बात करें। अगर कोई मेरे जीवन के अधिकार की उल्लंघना करता है तो राज्य द्वारा उल्लंघना करने वाले व्यक्ति को क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। मुझे कोई जबरदस्ती बंदी नहीं बना सकता। बंदी बनाने के लिए कानून की एक प्रक्रिया है, मेरे जीवन को समाप्त करने के लिए कानून की एक प्रक्रिया है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अधीन क्या लिखा गया है? विधि द्वारा स्थापित जो व्यवस्था है उसके अधीन ही व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को जो है नष्ट किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित विधि के अतिरिक्त जो है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन हम व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यह क्या है? अधिकार है। तो राज्य अधिकारों का सृजन करता है, राज्य में ही अधिकारों का सृजन होता है, राज्य उन अधिकारों का संरक्षण करता है, राज्य से बाहर इन अधिकारों की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हम यहाँ बात करेंगे कि कुछ विद्वान थे जो बात करते हैं नैसर्गिक अधिकारों की, कुदरती अधिकारों की, जिनमें हम बात कर सकते हैं हॉब्स, लॉक, जो विद्वान थे, क्रोशियस, जो 17वीं शताब्दी के विद्वान थे। इन विद्वानों ने अपने लेखन में नैसर्गिक अधिकारों की बात की, कुदरती अधिकारों की बात की, नेचुरल राइट्स की बात की। तो ये इन विद्वानों का मानना था कि जो मानव को अधिकार प्राप्त है वे कुदरती हैं। जैसे कि अब बात करें, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान थे लॉक, उन्होंने अपनी पुस्तक 2 ट्रीटीज इन द गवर्नमेंट
में क्या लिखा कि जो व्यक्ति है उसको 3 कुदरती अधिकार प्राप्त हैं। कुदरती अवस्था में जो है रहते हुए उसे 3 अधिकार प्राप्त हैं। पहला है जीवन का, फिर स्वतंत्रता का, फिर संपत्ति का। ये तीनों अधिकार क्या हैं? कुदरती अधिकार हैं। कुदरती अधिकार कुदरत द्वारा प्रदान किए गए हैं, मतलब सार्वभौमिक रूप से सब जो मनुष्य होने के नाते सबको ये अधिकार प्राप्त हैं। और लॉक ने तो यह माना कि कुदरती अवस्था का त्याग व्यक्ति ने क्यों किया? ताकि इन अधिकारों को संरक्षण प्राप्त हो सके, इसलिए राज्य का निर्माण किया। और व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार है अगर राज्य इन अधिकारों को संरक्षण प्रदान नहीं करता। तो ये कुदरती अधिकारों की बात की थी। लेकिन वास्तव में जो अधिकार हैं, जो लोकतंत्रीय अधिकार हैं, वो कृत्रिम अधिकार हैं जिनका सृजन जो राज्य करता है और राज्य उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। और ये अधिकार राज्यों के सीमाओं, भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकार प्राप्त है वहाँ के नागरिकों को, वो भारत के नागरिकों के अधिकारों से भिन्न है। उदाहरण के लिए हम बात करें, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार प्राप्त है, परंतु क्या भारत में प्राप्त है? नहीं है। जो चाइना के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है वो भारत, अमेरिका और इंग्लैंड के नागरिकों के अधिकारों से पृथक हैं, भिन्न हैं। कहने का अर्थ है कि अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होता है। और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये अधिकार सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। जो अधिकार है वो यूनिवर्सल नहीं है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक राज्य के भीतर उनका रूप एक अलग प्रकार का है, उनका स्वरूप अलग प्रकार का है। प्रत्येक राज्य में वहाँ के नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अधिकारों का जो स्वरूप है वो परिवर्तनीय है और वो सार्वभौमिक रूप के नहीं है। ठीक है, तो यह था लोकतंत्रीय अधिकार। लेकिन अगर मैं बात करूं मानव अधिकारों की, मानव अधिकार नैसर्गिक स्वरूप के हैं, जैसा कि क्रोशियस हाब्स और लॉक ने बात की। मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो राज्य की सीमाओं से परे सार्वभौमिक है, जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। मानव चाहे किसी भी राज्य में रहता हो, उसका धर्म, उसका विश्वास, उसकी जाति, उसका रंग किसी भी प्रकार का हो, किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, बिना इस भेदभाव के वह अधिकार मानव को प्राप्त होता है। उसे मानवीय अधिकार बोलते हैं। मानव को वह अधिकार जो है निरपेक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकार जो मनुष्य को राज्य, समाज, जाति एवं धार्मिक विश्वास से निरपेक्ष रूप से केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, हम उन अधिकारों को मानव अधिकार बोलते हैं। जबकि जो लोकतंत्रीय अधिकार हैं, जो अधिकार जो शब्द में प्रयोग करता हूँ वह क्या है? वह सार्वभौमिक स्वरूप के नहीं है, परिवर्तनीय है और प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। जो राज्य जिनका राज्य द्वारा सृजन किया जाता है और संरक्षण दिया जाता है वह कृत्रिम अधिकार है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आपको अधिकार और मानवाधिकार का मीनिंग प्राप्त समझ पड़ गया होगा, जो अर्थ है उसमें अंतर है वो स्पष्ट हो गया होगा। देखो, हम बात करें कि भारत के नागरिक को भारत में जो व्यक्ति है उसे मताधिकार का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यह एक मताधिकार क्या है? भारत के नागरिकों को मिला हुआ अधिकार है। लेकिन अगर सार्वभौमिक रूप से हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला है, चाहे क्या है, मानव अधिकार है, मानव अधिकार है। तो मानव अधिकारों का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। चाहे वो अमेरिका का नागरिक है, चाहे भारत का नागरिक है, उसको एक समान मानव अधिकार प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार
हमने जो है उसको समझा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम यहाँ बात कर लें ताकि आगे हम बढ़े। तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है लीग ऑफ नेशंस जो है 1920 में स्थापित हुई। प्रथम युद्ध का विश्व का काल क्या था? 1914 से लेकर 1919 तक यह प्रथम विश्व युद्ध चला। विश्व शांति की स्थापना के लिए लीग ऑफ नेशन 1920 में आई, लेकिन यह व्यवस्था कामयाब नहीं हुई और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 से लेकर 1945 तक वह विश्व युद्ध चला। विश्व युद्ध भविष्य में ना हो। विश्व युद्ध में क्या हुआ? मानवाधिकारों की उल्लंघना हुई, लाखों करोड़ों लोग जो है मृत्यु, उनका जीवन के अधिकार का हनन हुआ। तो युद्ध हमेशा ही मानवाधिकारों विश्व शांति के लिए खतरा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ। और वर्तमान में इसमें 190 से अधिक जो सदस्य हैं विश्व समुदाय का यह एक परिवार है। भारत भी इसका सदस्य है। ब्रिटिश गुलामी में ही जब भारत था तो उस समय से यह उसका सदस्य है। तो मानवाधिकारों संबंधी जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, सार्वभौमिक, देखिए इसके आगे एक वर्ड है, सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सार्वभौमिक संगठन है। तो उसने अपनी स्थापना के 3 वर्ष बाद 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा की, जिसे हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। उसमें विश्व के सभी व्यक्तियों को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है उसकी उल्लेख किया गया है। लेकिन इससे पहले जो है मानवाधिकारों संबंधी एक आंदोलन विश्व व्यापी खड़ा हुआ। किन परिस्थितियों में खड़ा हुआ? जैसे कि मैंने बात की कि क्रोशियस, हार्ज और लॉक, ये तीनों विद्वान अधिकारों को क्या मानते हैं? मानवाधिकार को नैसर्गिक मानते हैं। क्या मानते हैं? कुदरती अधिकार मानते हैं, नेचुरल राइट्स मानते हैं। इसकी श्रेणी में हर व्यक्ति को उन्होंने जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार माना है। तो 1776 ईस्वी में जब अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई, उसमें भी यह बात की गई कि सभी मनुष्य बराबर हैं और उनको जीवन, स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता की खोज जैसे अधिकार दान में दिए गए हैं, ऐसा बात की गई थी। जो 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा थी, उसमें यह बात की गई थी कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, और सभी को जीवन, स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता की खोज जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। और आगे इस घोषणा में यह भी जोर दिया गया था कि सरकारों का गठन इन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है और जो शासितों की सहमति से प्राप्त अधिकार हैं, उनके पास न्यायोचित शक्तियां हैं, लोगों की सहमति के आधार पर इन सरकारों का गठन होगा और उनका कार्य क्या होगा? इन अधिकारों को सुरक्षित रखना। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि इस घोषणा में यह भी बात की गई थी जो सरकारें इन अधिकारों को नष्ट करने का प्रयत्न करेंगी उनका उन्मूलन किया जा सकता है। यह घोषणा 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में की गई थी। साथ ही जब 1789 में फ्रांसीसी जो घोषणा हुई तो उसमें भी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की घोषणा की गई और इन्हें नैसर्गिक अधिकार माना गया और इस बात को रेखांकित किया गया कि मनुष्य के कुछ अधिकार उसके मनुष्य होने के कारण होते हैं, ना कि किसी राज्य के नागरिक होने के कारण। इन अधिकारों को ही नागरिक अधिकार कहा जाता है। इसके पश्चात मानव अधिकारों संबंधी 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक कुछ संधियां हुई। इन संधियों का उल्लेख मैं कर रहा हूं।
इनका संबंध बेसिकली देखिए मानव से संबंधित जो सबसे क्रूरतम प्रथा थी वह दासता की थी, स्लेवरी से संबंधित जो प्रथा थी उनका उन्मूलन करने के लिए सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में कुछ संधियां हुई, जैसे कि 1862 में वाशिंगटन की संधि हुई, 1867 में ब्रसेल्स की संधि हुई, 1885 में वर्लिंग सम्मेलन, युद्ध संबंधी नियम जैसे कि 1857 की पेरिस घोषणा, 1864 की जिनेवा सम्मेलन और 1899 का हेग अधिवेशन और 1864 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। तो इन जो ये सारी संधियां हुई, जो सम्मेलन हुए, उनका संबंध किससे था? मानवाधिकारों से संबंधित था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकारों की मांग शुरू हुई, जो 20वीं शताब्दी की बात करें हम तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो बात हुई उसकी हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन शुरू हुआ वह था दास प्रथा एवं दासों के व्यापार के उन्मूलन के लिए। यह आंदोलन 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ, जिसे एंटी स्लेवरी सोसाइटी द्वारा आरंभ किया गया, जो आज भी समसामयिक दासता के विरुद्ध संघर्ष करता है। और दूसरा आंदोलन शुरू हुआ था रेड क्रॉस का, जो आरंभिक आंदोलन है, जिसका प्रारंभ क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की जो बुरी स्थिति थी उनकी पीड़ा को देखकर एक स्विस जो स्विट्जरलैंड का व्यापारी था हेनरी ड्यूना, उसके द्वारा यह रेड क्रॉस का आंदोलन शुरू किया गया था, जो युद्ध में घायल सैनिक थे क्रीमिया के युद्ध के दौरान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन थे। उसी प्रकार जब प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय संघ के, मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1920 में जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी, राष्ट्र संघ के द्वारा शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक उच्च आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन इसके पश्चात जो नाजियों ने अत्याचार किए, जैसे कि जर्मनी में हम बात करें नाजिज्म की, फासिस्टवाद की हम इटली में बात करें मुसोलिनो की अगुवाई में जो हुआ, तो वहाँ जो अधिकारों का हनन हुआ, जिस प्रकार से पूरी मानवता कराह उठी, उन अधिकारों को रक्षा के लिए, उन अधिकारों को हनन को ध्यान में रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो 1948 में, जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूं, तो 10 दिसंबर 1948 को जो है मानवाधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा की जो है की गई। मानव अधिकारों संबंधी जो सर्वव्यापी घोषणा है वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई। तो उसके पश्चात हम बात करेंगे 1966 में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन हुआ मानवाधिकारों संबंधी, और अलग अलग जो यूरोपियन देश थे, लैटिन अमेरिका के देश थे, अफ्रीका तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों में, दक्षिण एशिया के देशों में विभिन्न सम्मेलन हुए मानवाधिकारों संबंधी, और धीरे धीरे मानवाधिकारों संबंधी जो धारणा थी वह विश्वव्यापी बन गई। जैसा कि मैंने बात की कि मानवाधिकारों संबंधी आंदोलन था वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू हुआ, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार जो है तत्वाधान में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे अनेक क्षेत्रीय समझौते व कुछ संविधाएं हुई, जैसे कि मैंने लैटिन अमेरिका की बात की, यूरोप में समझौते की बात की, दक्षिण पूर्व एशिया की बात की, मध्य पूर्व के समझौतों की बात की, तो उनके बारे में हम धीरे धीरे यहाँ बात करेंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपनी घोषणा की, इस घोषणा के द्वारा, इस घोषणा में क्या लिखा गया कि इस घोषणा में सभी लोगों को तथा सभी राष्ट्रों की उपलब्धियों के समान मानव की उद्घोषणा की गई थी। इसमें घोषित किया गया कि सभी मानव समान प्रतिष्ठा तथा समान अधिकारों के साथ स्वतंत्र रूप में जन्मे हैं।
मतलब जो मानव है, चाहे वो विश्व के किसी भी भाग में रहता है, वह समान प्रतिष्ठा व समान अधिकारों के साथ जन्मे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में ऐसी घोषणा की गई थी। अतः जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म या अन्य हैसियत के अंतर पर ध्यान न देते हुए इस घोषणा में सभी उल्लिखित सभी अधिकारों तथा स्वतंत्रता के भोगने के अधिकारी हैं। तो इतनी व्यापक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा थी उसमें अधिकारों को हम जो वर्गीकृत कर सकते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं हम। प्रथम है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। देखिए, जो सर्वप्रथम नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार हैं, उन अधिकारों में कौन से अधिकार शामिल हैं? व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का अधिकार है। जो राजनीतिक रूप से प्रताड़ित हैं उनको राजनीतिक शरण लेने का अधिकार है। उदाहरण के लिए तिब्बत से जब निर्वासित किए गए दलाई लामा, तो उन्होंने भारत में आकर राजनीतिक शरण प्राप्त की और भारत में उन्हें यह राजनीतिक शरण ली भी, क्योंकि सार्वभौमिक घोषणा में ऐसी घोषणा की गई है। जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, उसमें यह एक राजनीतिक अधिकार है। जो राजनीतिक अपराधी होते हैं उनको दूसरे देशों में राजनीतिक शरण प्राप्त करने का अधिकार है। उसी प्रकार से दास प्रथा व दासता से मुक्ति, कानूनों की ओर से सभी को समान सुरक्षा, दोष के सिद्ध होने से पूर्व निरपराध माना जाए। दोष सिद्ध होने से पूर्व किसी व्यक्ति को निरपराधी माना जाता है और विधि द्वारा स्थापित विधि के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन और संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। संचलन की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, है ना, सभा बनाने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, ठीक है, समय समय पर होने वाले चुनावों में अधिकार लेने का अधिकार, ये सारे नागरिकों और राजनीतिक अधिकार हैं, जो विश्व के सभी नागरिकों को प्राप्त है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की। इन अधिकारों में सर्वप्रथम आता है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार का अर्थ है कि कोई व्यक्ति असहाय हो जाए, बीमारी, बुढ़ापा, अंगहीनता, बेरोजगारी की स्थिति में राज्य द्वारा उसे उचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है। विश्राम एवं अवकाश का अधिकार, रहन सहन का उपयुक्त स्तर होना चाहिए। ठीक है। उनको भोजन प्रॉपर मिले, पोषण का अधिकार है। ठीक है। गरीबी से उन्हें मुक्ति मिले, स्वास्थ्य का अधिकार है। ठीक है। उसी प्रकार शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, सामुदायिक सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, प्रत्येक वर्ग के लोगों के अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग ही क्यों ना हो। तो ये सारे अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, वह सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को ऐसी घोषणा के द्वारा दी गई, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा ने मानव जाति की श्रेष्ठता में दृढ़ता पूर्वक विश्वास व्यक्त किया और मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता की बात कही। मानव अधिकार अर्थात ऐसे अधिकार जो किसी भी राज्य के कानून से निष्पक्ष रूप से केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त है, यह घोषणा के माध्यम से दिए गए। परंतु मैं आपको यहाँ बता दूं कि यह घोषणा एकमात्र पवित्र घोषणा है। चाहे यह घोषणा की गई, यह सिद्धांतों का कथन मात्र थी, कानून नहीं। अगर कोई राज्य इस घोषणा को प्रवान भी नहीं करता था तो उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बहुत सारे रास्ते जहाँ पर जो मानवाधिकारों की उल्लंघना हुई। तो सन 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की इन दो जो समुच्चय मैंने बात की, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार, इनको दो संविधाओं के रूप में अंगीकार किया और हस्ताक्षर करता राज्य इन संविधानों का पालन करने को बाध्य है। ऐसी यहाँ व्यवस्था थी। राज्यों की जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर राष्ट्र हैं, राज्यों की आवश्यक संख्या द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात
1976 में जो है संधियां थी, संविधाएं थी, तो वो लागू हो गई। ठीक है, इस तरह जो है हमने बात की। संयुक्त राष्ट्र ने समक्ष समय पर इस विचार का समर्थन किया कि सभी अधिकार समान रूप से मानव अधिकार है, सबके सब अधिकार, ऐसी व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र में जो समय समय पर बात की। तो मानव अधिकारों का आंदोलन जब शीत युद्ध हुआ उस समय भी चलता रहा। हम बात करेंगे तो शीत युद्ध के समय भी यह आंदोलन चलता रहा। वो हम बात करेंगे जो लोकतंत्री देश थे उन्होंने मानव अधिकारों में उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा को उचित सिद्ध किया। ठीक है, मानव अधिकारों के लिए वो शीत युद्ध के विरुद्ध लड़ने का उन्हें एक हथियार लगा। जो पाश्चात्य उदारवादी देश थे उन्होंने मानव अधिकारों को एक हथियार के रूप में शीत युद्ध के दौरान जो समाजवादी राष्ट्र थे उनके विरुद्ध प्रयोग किया। उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि जो एशिया और अफ्रीका के भूतपूर्व उपनिवेशिक देश थे जो गुलामी से स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने मानव अधिकारों को प्राणी संबंधी व्यवस्था के से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने एक हथियार के रूप में, एक उपकरण के रूप में मानव अधिकारों को प्रयोग किया। उदाहरण के लिए अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो संघर्ष था उसमें मानव अधिकारों की अवधारणा को अपनाया गया। तो आप सबको पता है, तो रंग भेद की नीति अफ्रीका में चल रही थी। उसी प्रकार से महाद्वीपों में अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अनेक संगठनों द्वारा मानव अधिकारों के समर्थन और संरक्षण के लिए आवाज उठाई गई और बहुत सारी संधियां और गैर सरकारी संगठन अस्तित्व में आए मानव अधिकारों की समर्थन के लिए, उनके संरक्षण के लिए। तो मानव अधिकारों को जब हम एक आंदोलन के रूप में बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय अनेक संगठनों एवं व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न से होता है। जब हम बात करते हैं कि मानव अधिकारों को एक आंदोलन के रूप में जो है आरंभ हुआ, तो उसका अर्थ है अनेक व्यक्ति और अनेक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से मानव अधिकारों के समर्थन और संरक्षण के लिए खड़ा होना, आवाज उठाना। ठीक है, तो इस संबंध में हम बात अलग अलग जो समझौते हुए उनकी बात करेंगे। तो 1948 की जो सार्वभौमिक घोषणा थी उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। जो मजदूर थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उसी प्रकार से अनेक प्रकार के जो समझौते हुए, जैसे कि जिनेवा समझौता हुआ, कैदियों के अधिकारों के उपचार से संबंधित था जो जिनेवा समझौता 1949 में हुआ। शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित जिनेवा समझौता 1951 में हुआ। महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों संबंधी समझौता 1954 में हुआ और हर प्रकार की जातीय भेदभाव के निराकरण का समझौता 1966 में हुआ। बच्चों के उत्पीड़न के विरुद्ध समझौता और उनके अधिकारों के लिए एक अन्य समझौता 1989 में हुआ। तो वर्ण भेद के दमन से संबंधित समझौता 1975 में हुआ। ये सभी समझौतों का जो मूल प्रयोजन था वो राष्ट्रीय सरकारों को इस बात पर सहमत करना था कि सभी मनुष्यों के प्रति जाति, वर्ण, राष्ट्रीयता आदि से निरपेक्ष रूप से उपयुक्त व्यवहार करें और मानव की प्रतिष्ठा को उच्चतर स्तर प्रदान करें। तो अंतर्राष्ट्रीय पर जितने भी समझौते हुए, अनेक प्रकार के समझौते हुए, उनका उद्देश्य राष्ट्रीय सरकारों को इस बात पर सहमत करना कि मानव के अधिकारों को समान रूप से जो उनकी प्रतिष्ठा है उनको उच्चतर स्तर प्रदान किया जाए। तो फिर बाद में मानव अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार आयोग की स्थापना भी की, जिसका कार्य था इसके सदस्य राष्ट्रों में होने वाले मानव अधिकारों की उल्लंघना संबंधी जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर विचार करना और अपनी रिकमेंडेशंस देना। तो 1993 में वियना में मानव अधिकार विश्व कांग्रेस में बात की गई मानव अधिकारों के प्रोत्साहन, संरक्षण संबंधी
बात की गई। और इस जो बयाना कांग्रेस हुई मानवाधिकारों संबंधी, इसमें जो मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण संबंधी चिंता भी व्यक्त की गई और बात की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्च आयुक्त के पद की स्थापना की गई इस कांग्रेस के दौरान, ठीक है, जिसने विभिन्न मुद्दों में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की उल्लंघना हुई तो हस्तक्षेप भी किया। जैसे कि सोमालिया एवं बोस्निया में जब मानवीय अधिकारों की उल्लंघना हुई तो वहाँ पर उसकी रक्षा, वहाँ लोगों की रक्षा के लिए इसके द्वारा कदम उठाए गए, है ना। तो फिर उसके बाद जो हम बात करेंगे गैर सरकारी संगठन और मानवीय अधिकार आंदोलन। तो गैर सरकारी संगठन जो है एक निजी संघ होते हैं जो ना कि सरकारी होते हैं, ना सरकारी नियंत्रण में होते हैं। समझिए, गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं? निजी संगठन होते हैं, निजी संघ होते हैं जो ना तो सरकारी होते हैं ना सरकारी नियंत्रण में होते हैं, बल्कि एक स्वतंत्र संगठन होते हैं जो किसी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार या अनेकों मानवाधिकारों के समर्थन एवं संरक्षण हेतु, इनका कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के समर्थन करते हैं या उनके संरक्षण हेतु गठित होते हैं और इस कार्य में वो निरंतर लगे रहते हैं। मानव अधिकारों संबंधी जो गैर सरकारी संगठन हैं जो मानव आंदोलन में अग्रणी थे, उनमें कुछ आंदोलनों के संगठनों के नाम यहाँ मेंशन करने जरूरी है। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फिर मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और एक अन्य संगठन है गैर सरकारी संगठन जो अल्पसंख्यक अधिकार समुदाय जिसका नाम है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। संयुक्त राष्ट्र के साथ ये सभी संगठन विशिष्ट परामर्शदाताओं के रूप में संबंध रखते हैं। इनका संबंध क्या है? मानवाधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र को परामर्श देना, ये काम जो है सामाजिक कार्य क्षेत्र में ये गैर सरकारी संगठन काम करें। इसके अतिरिक्त जो दो अन्य पॉपुलर संगठन हैं उनमें से एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन वॉच ग्रुप। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1861 में हुई थी। इसका जोर इस बात पर रहता है कि राजनीतिक कैदियों के साथ न्याय उचित विचरण तत्काल किया जाए। राजनीतिक कैदियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए यह एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य करती है। और इसे 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त किया क्योंकि इस संगठन द्वारा 42,000 कैदियों के मामलों की जांच की गई जो राजनीतिक कैदी थे और 38,000 जो मामले थे, ऐसे मामले उनको इस संगठन द्वारा सुलझाया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दूसरा जो है वह है ह्यूमन वॉच ग्रुप जिसकी स्थापना 1987 में न्यूयॉर्क में हुई थी और लगभग इसके जो अभी सदस्य हैं वो 8,000 हैं। जो बात करती है, यह संगठन मानवाधिकारों के सरकारी दुरुपयोग की पहचान करता है और उनके संरक्षण संबंधी जो है बात करता है। इसका ये मुख्य कार्य है। तो वियना में 1993 में जो विश्व मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था वह भी मानवाधिकार आंदोलन के जो गैर सरकारी संगठनों की जोरदार भूमिका रही उस पर यह केंद्रीकृत था जिसकी मैंने बात की पहले भी। अब हम बात करेंगे भारत में मानवाधिकारों आंदोलन की। तो देखो दोस्तों, भारत में एक लंबा संघर्ष चला मानवाधिकारों संबंधी और अंततः 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो 1950 में जो भारत का संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। कैसे अधिकार? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए और इन अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया। और साथ ही साथ
भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 के अधीन राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत दिए गए जो भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इनमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के जो सामाजिक अधिकारों हैं उनकी बात की गई है और भविष्य की सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मद्य निषेध की बात की गई है यहाँ पर, है ना। महिलाओं और पुरुषों को एक समान वेतन देने की बात की गई है, ठीक है। तो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं वो भाग 4 के राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों के अधीन भी प्रदान किए गए हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की जो घोषणा की गई थी उसके अनुकूल है, उसी के समान है। जो राज्य में जो छूतछात उन्मूलन करते हैं, जैसे भारतीय समाज छूतछात की प्रथा बहुत प्राचीन समय से व्यापक थी, उसका उन्मूलन ये अधिकार करते हैं। अनैतिक व्यापार का और शोषण का जो है मानव द्वारा शोषण का अधिकार के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया गया है। तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि SC/ST कमीशन है, महिलाओं के लिए रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि विभिन्न कमीशन हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। जैसे राष्ट्रीय महिला कमीशन है और राज्य स्तर पर भी ऐसे कमीशनों की व्यवस्था की गई है। जैसे राज्य स्तर पर बात करें और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन है, पिछड़ी श्रेणी का कमीशन है और राज्य स्तर भी ऐसे कमीशन है। तो जो कमजोर वर्ग जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें डिसएडवांटेज वर्ग मानते हैं, जिन्हें हम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन मानते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न जो है कमीशन जो है भारत में स्थापित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अधीन जो है मानव अधिकारों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जब 1975 में जून में श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन अधिकारों का हनन किया। आपातकाल की घोषणा लागू कर दी गई, जो मानव अधिकार थे उन्हें भंग कर दिया गया, जो विरोधी दल थे उनकी स्वतंत्रताओं को भंग कर दिया गया, यहाँ तक कि अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरे देश में इस आपातकालीन स्थिति और मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण जी द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के लिए जनता मोर्चा का गठन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था आपातकालीन संकटकालीन के दौरान नागरिक एवं राजनीतिक दमन का विरोध करना। जनता मोर्चा ने अंधाधुंध हत्याओं के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए। जो मानवतावादी एक्टिविस्ट थे, वकील थे, उनके द्वारा अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाई गई, ठीक है। तो भारत में भी 1981 में विभिन्न गैर सरकारी संगठन स्थापित हुए, जिनमें हम बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जनता का संघ नामक एक संगठन जो है खड़ा हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के में मुकदमे लड़े। पंजाब में मानवाधिकार संगठन है जो डायरेक्ट अमनेस्टी इंटरनेशनल से संबंधित है। इसी प्रकार से मणिपुर में मानवाधिकारों का संगठन है, नागालैंड में मानवाधिकारों का नागा जन आंदोलन ऐसा ही एक संगठन है। उसी प्रकार से दलितों एवं अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न संगठन जो हैं वो काम कर रही हैं। तो फिर बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए और ऐसे मजदूरों के पुनर्वास के लिए भी प्रथम जो है आंदोलन चले, वे भी काफ़ी फलदायक रहे। और अंत में भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन की स्थापना की गई और इस आयोग ने एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा पेश किए गए सभी मानकों को अपने कार्यक्रम में शामिल किया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना भारत में 1953 में हुई, जो मानवाधिकार संबंधी जो उल्लंघनाएं होती हैं उनकी जांच कर अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को देता है। एक वाचिंग एजेंसी है मानवाधिकारों की रक्षा संबंधी। राष्ट्रीय स्तर पर
अनुसूचित जाति जनजाति कमीशन है, उसी प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला कमीशन है। ये सारे कमीशन जो बात करते हैं वो अधिकारों की रक्षा संबंधी ही बात करते हैं। और ऐसे ही कमीशन जो है राज्य स्तर पर भी बनाए गए, जैसे कि पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन है, है स्टेट वुमेन कमीशन है। इस प्रकार के जो कमीशन है, जैसे कि स्टेट SC कमीशन है, ठीक है, राज्य अनुसूचित आयोग है, जो संबंधित वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत है। तो दोस्तों, आज हमने बात की पूरे विश्व में जो अधिकार है, मानव अधिकार है, जो मानव को मानव के नाते प्राप्त है, ना कि किसी राज्य के नागरिक के रूप में जो अधिकार प्राप्त है, वे उससे किस प्रकार भिन्न है, हमने उसमें क्या डिस्टिंक्शन है, क्या अंतर है, उस संबंधी हमने बात की। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मानवाधिकारों का आंदोलन चला, उस संबंधी बात की। आरंभ कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी का कैसा आंदोलन रहा। फिर हमने बात की द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कैसे 10 दिसंबर 1948 को सर्वव्यापक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की घोषणा की जो व्यवस्था हुई, उसकी बात की। उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का हनन किसी न किसी रूप से होता आ रहा है और यह आज भी चिंता का विषय है। चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जहाँ विभिन्न राष्ट्रों में अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, डिक्टेटरशिप, दमनकारी सोच के कारण, अतःदायी सोच के कारण जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए आज भी आवाज़ उठती है। जैसे कि भारत में हम बात करें, मानवाधिकार कमीशन है, उसके द्वारा बच्चों के अधिकारों संबंधी, बाल मजदूरी संबंधी, महिलाओं के अधिकारों संबंधी, और अरुणाचल प्रदेश में चकमा शरणार्थियों तथा तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थियों की समस्या संबंधी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। तो पूरे विश्व में प्रत्येक देश में, आज अगर हम बात करें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी, जो नस्लवाद के आधार पर हैं, जो वहाँ के मूल निवासी नहीं है, उनके साथ आज भी वहाँ जो वितक्रे की घटनाएं वो हमारे सामने आती रहती हैं। तो कहने का अर्थ है कि इतना लंबा संघर्ष है मानवाधिकारों संबंधी, लेकिन वह संघर्ष आज भी चल रहा है मानव स्वतंत्रताओं संबंधी। जब कहीं भी गोली चलती है, चाहे वह किसी सैनिक की युद्ध में मृत्यु होती है, शहादत प्राप्त करता है, या फिर कोई आतंकवादी की हत्या होती है, तो मानव अधिकारों का उल्लंघन निश्चित होता है, निश्चित रूप से होता है। जब किसी घर में, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, किसी महिला पर अत्याचार होता है या किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो ये सारी मानवाधिकारों की उल्लंघन की घटनाएं हैं। तो ये वास्तव में तब खत्म होगा जब मानव में मानवीय गुणों का, दैवीय गुणों का भरमार होगी, मानव के जीवन का सम्मान करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम जो है अपने अगले काउंसलिंग सेशन के साथ मिलेंगे। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई में रत होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, अपने घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।